नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 2024 के सियासी रण का पारा 7वें आसमान पर है। जैसे जैसे दूसरे चरण का मतदान करीब आ रहा है, वैसे वैसे वार पलटवार बहुत ज्यादा तेज होता जा रहा है। 400 पार के नारे के बाद से अब मंगलसूत्र तक आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर में बहुसंख्यकों की संपत्ति पर है, तभी वो अपने मैनिफेस्टो के सर्वे कराने की बात कह रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर में हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र और उनके मेहनत कत से कमाए जेवरों पर है, लेकिन कांग्रेस पीएम के आरोपों को सच्चाई से कोसों दूर बता रही है। कांग्रेस पीएम मोदी के बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। पीएम मोदी के वार पर कांग्रेस ने क्या पलटवार किया है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इशारा था वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान पर था जो मनमोहन सिंह ने करीब 18 साल पहले यानी साल 2006 में दिया था। पीएम मोदी ने दावा किया कि मनमोहन सिंह ने तब कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 2006 का बयान इस वक्त लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने वीडियो को शेयर किया है। ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आखिर क्या कहा। 2006 का वो कौन सा बयान है जिससे लेकर 2024 के चुनाव में सियासी घमासान मचा हुआ है। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने, बताने, दिखाने की कोशिश करूंगा। चुनाव वार पलटवार के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से अच्छी खबर आई है। चुनाव के नतीजे आने से पहले बीजेपी का गुजरात में खाता खुल गया। सूरत लोकसभा सीट पर अब चुनाव की जरूरत ही नहीं है। सूरत में बीजेपी के मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत हो गई है। आखिर कैसे जीते बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल, और मुकेश दलाल की जीत पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दो 2024 का चुनावी घमासान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बढ़ती गर्मी की सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला सियासी घमासान का पहला चरण पूरा हो गया। अब दूसरे चरण की तैयारी है, यानी 26 अप्रैल को दूसरा चरण के लिए मतदान होना है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने एक्शन मोड में है। लगातार चुनावी सभा, रोड शो, रैलियां कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। रविवार को राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला किया, कांग्रेस पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया और दूसरे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया है। पीएम के इस वार पर पलटवार करने में कांग्रेस ने जरा भी देर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री के बयान को कांग्रेस अब एक चाल बता रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनावी मुद्दों से पीएम मोदी ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पीएम के इस बयान के बाद 2024 की लड़ाई एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की धरती से ऐसा क्या कह दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। और पीएम मोदी के बयान के बाद
क्यों 2024 की लड़ाई मंगलसूत्र और गहनों पर आ गई, ये समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में क्या कुछ कहा, वो जानना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए कि उन्होंने राजस्थान की धरती से क्या कुछ कहा था। जरा उसको हम दिखा देते हैं, जरा स्क्रीन पर लाइए। पीएम मोदी ने कहा था कि यानी कांग्रेस आपका मंगलसूत्र नहीं बचने देंगे, कांग्रेस मां बहनों के सोने का हिसाब करेगी और ये आपकी संपत्ति की जानकारी लेंगे, आपकी संपत्ति इकट्ठा कर किसको बांटेंगे, यानी जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देंगे, मेहनत की कमाई घुसपैठियों को बांट देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र माओवादी सोच के धरातल पर उतरने की कोशिश है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के कब्जे में आ गई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान है जिसको लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर पीएम मोदी ने सवाल उठाए और दूसरे चरण के मतदान से पहले नया सियासी रण छेड़ दिया। मोदी ने संपत्ति के सर्वे कराए जाने के कांग्रेस के वादे को कटघरे में खड़ा किया और जनता के सामने कांग्रेस को जमकर कोसा। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया, वो आपको सुनवाना चाहता हूं। क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपलसरी एजुकेशन का बताते हैं, आरटीए का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के एक बयान का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब तक एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 2006 का बयान बहुत चर्चाओं में है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास की चर्चा पर के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक को संबोधित किया था और उन्होंने अपने संबोधन में समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के विकास के समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा था। उनके सशक्तिकरण की बात कही थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बयान का एक हिस्सा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आखिर मनमोहन सिंह ने 18 साल पहले क्या कुछ कहा था जिसका जिक्र अब 2024 के चुनाव में हो रहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए, जिस पर घमासान मचा हुआ है वो मनमोहन सिंह का यह बयान। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits
of development. They must have the first claim on our resources. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से हमला की बौछार कर रही है, लेकिन हमें यह समझना बहुत जरूरी होगा कि आखिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस की ओर से 2 हफ्ते पहले जारी किए गए घोषणा पत्र में जिन बिंदुओं के आधार पर सांप्रदायिक सियासत का आरोप लगा रही है, अब आप उससे समझ लीजिए। राष्ट्रवाद के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, बीजेपी को कांग्रेस के घोषणा पत्र के 3 बिंदुओं पर शक है, जिनमें से पहला बिंदु है कांग्रेस जातियों उपजातियों का सामाजिक आर्थिक सर्वे कराएगी, उसके हिसाब से काम करेगी। दूसरी घोषणा है कांग्रेस की तरफ से कि अल्पसंख्यकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, और तीसरा घोषणा है कि पढ़ाई, हेल्थ, रोजगार, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना भेदभाव के अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इन तीनों पॉइंटों को लेकर लगातार बीजेपी घेर रही है। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र के चुनावी वादों का विश्लेषण बीजेपी अपने शब्दों में कर रही है, अपने अल्फाजों में कर रही है। मैं राष्ट्रवाद के जरिए हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि कांग्रेस पर वो किस तरीके से निशाना साध रहे हैं। अमित शाह को सुन लीजिए। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। अब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का वक्त मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना घोषणा पत्र पढ़ाने के लिए वक्त मांगा है। कांग्रेस बौखला गई है। मनमोहन सिंह के बयान को लेकर झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। विपक्ष का आरोप यह भी है कि पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर वोट होने के बाद से बीजेपी का मिशन 400 पार संकट में दिखने लगा है। इसलिए चुनावी मुद्दा विकास की पट्टी से उतरकर एक बार फिर से हिंदू मुसलमान पर आ गया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को गाली दो, वोट लो वाली नीति अपनाती है भारतीय जनता पार्टी। वो लगातार हमलावर है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी विपक्ष के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और विपक्ष पर तुष्टीकरण की आरोप लगा रही है। अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी दुश्मनी हिंदू मुस्लिम वोट पर आकर खत्म होती है। कांग्रेस और बीजेपी शुरू से ही एक दूसरे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाते रहे हैं। यह तब भी होता था जब कांग्रेस मजबूत और बीजेपी कमजोर हुआ करती थी, और अब भी हो रहा है जब सत्ता का समीकरण बदल चुका है। बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाया वो पहले के मुकाबले ज्यादा घातक है। अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के ही आरोप लगाते थे, लेकिन अब मामला 4 कदम आगे बढ़ गया है। पीएम मोदी ने जो बात राजस्थान के बांसवाड़ा में कही, वही बात एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दोहराई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अलीगढ़ में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार
और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय में भी हिंदुओं की तरह जाति व्यवस्था है। पसमानदा मूल रूप से फारसी का शब्द है, जिसका मतलब होता है वो लोग जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अगड़ी मुस्लिम जातियां सामाजिक और आर्थिक तौर से मजबूत होती हैं। राजनीति की बात करते हुए इस क्षेत्र में इन्हीं अगड़ी मुस्लिम जातियों का वर्चस्व रहा है। पसमानदा समाज हमेशा से हाशिए पर रहा है और यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि मुस्लिमों में बहुसंख्यक पसमानदा उपेक्षित रहा है और इस कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का लाभ देकर आसानी से करीब लाया जा सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में 3 तलाक से लेकर हज के कोटा बढ़ाने तक का जिक्र किया। अलीगढ़ से मुस्लिमों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ कहा है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को आपको सुनवाना चाहता हूं किस तरीके से वो पसमानदा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए क्या क्या बातें कह रहे हैं। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी पहले भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बात बताकर हमला करती रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करने के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी सभा में मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की बात कही थी। तब भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। एक बार फिर से कांग्रेस पीएम के बयान को लेकर चुनाव आयोग पहुंची है। मैं आपको कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि चुनाव आयोग में शिकायत के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं। His candidature is rejected by the returning officer. If you don't want to have elections in this country and you want to hand over Surat on a platter, then why go through the charade of elections? Why notify the elections? We have therefore requested the Election Commission. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व के पिच पर खेलने के साथ साथ मुस्लिम वोटों को भी साधने की कोशिश कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया और बताया कि पीएम मोदी ने, बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए कितना कुछ किया है।
कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। मुस्लिम वोट बैंक का साथ कितना मिलेगा, इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन बीते सालों में कांग्रेस को कितना मुस्लिम वोट मिला है, बीजेपी को कितना फायदा हुआ है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए। कांग्रेस को अगड़ी मुस्लिम का साथ 2014 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 42% मिला, लेकिन 2019 में यह वोट फीसदी घटकर 39% हो गया। अब ओबीसी मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक देख लीजिए, 37% 2014 में मिला, 2019 में ओबीसी मुस्लिम का जो वोट घटकर वो 28% हो गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए अगड़ी मुस्लिम जातियों का जो वोट फीसदी था 2014 के लोकसभा चुनाव में 4% मुसलमानों का साथ मिला था, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 7% तक पहुंच गया। ओबीसी मुस्लिम का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 2014 में बीजेपी को तकरीबन 11% ओबीसी मुसलमानों ने वोट किया, साथ दिया, और यह आंकड़ा घटकर 2019 में 8% तक हो गया। यानी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां 2024 के चुनावी जंग में अपना अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए एक बार फिर से 2024 की लड़ाई हिंदू और मुसलमानों पर आ गई है। इसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यह आने वाला वक्त आपको बताएगा। यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।